हेलो, मैं गोपाल कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्मली रखते हैं और यूनिफॉर्मली रखने के बाद उसको हम लोग जब उसके एक्सिस पर रोटेट कराएंगे तो रोटेट कराने में कितना वर्क करना पड़ता है, आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो क्या देखेंगे आज हम लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल पहले क्या था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, तो उसको रोटेट कराने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क के लिए आज हम लोग इक्वेशन देखने वाले हैं। तो मान लो आपको यहाँ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल था जो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, तो ये इस पर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ माइनस क्यू चार्ज था, ठीक है। तो इसी डायपोल को रोटेट कराने में जो वर्क करना पड़ता उसी वर्क को हम लोग को फाइंड करना है। तो चलो जी, अब देखो इस डायपोल को हम लोग इस टाइप से रोटेट कराएंगे, तो रोटेट कराने पर इसका जो न्यू फिगर वो इस टाइप का बन जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि इसका जो मान लेते हैं ये पोल ए है और ये पोल बी है, तो ए चले आएगा अब ए डैश पर, ठीक है, चूँकि वो इस टाइप से रोटेट किया है, तो ए कहाँ आएगा ए डैश पर और बी कहाँ जाएगा आपको बी डैश पर चले गया है। और इसके रोटेट करने से क्या हुआ, यहाँ पर थीटा एंगल फॉर्म हुआ है। क्लियर? तो क्या देखे, यहाँ जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज क्या किए, रोटेट किए, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ा हम लोग को, यही फाइंड करना है। अब देखो इसको रोटेट कराने में कितना एंगल फॉर्म हुआ जी, थीटा एंगल फॉर्म हुआ, और ये थीटा एंगल सडनली फॉर्म नहीं हुआ होगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा, आस्ते आस्ते हल्का हल्का इंक्रीज हुआ होगा। तो हम लोग को आईसी में जो भी फॉर्मूला प्रूव करना है, मैक्सिमम फॉर्मूला क्या है, तो कैलकुलस मेथड से प्रूव करना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसके रोटेशन में पहले इसके स्मॉल रोटेशन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और उस स्मॉल रोटेशन के वैल्यू को, वर्क को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करने से हम लोग को टोटल रोटेशन का वर्क डन फाइंड हो जाएगा। क्लियर? तो पहले क्या करना है, इसके स्मॉल रोटेशन का वर्क फाइंड करना है, उस वर्क को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को टोटल रोटेशन फाइंड हो जाएगा जी। क्लियर? तो किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले हम लोग को उसका कुछ इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, तो हम लोग भी यहाँ पहले उसका कुछ इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर इसके फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो यहाँ मैंने इसी फिगर के इंट्रोडक्शन को लिखा है, और उस इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखे हैं, लेट ए बी इज इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, ठीक है। लेट ए बी इज इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, ठीक है, विच फॉर्म्स थीटा एंगल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नाउ वी रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल with theta angle, then work done is W, ठीक है। Again we rotate a small angle d theta, again we rotate a small angle d theta, then small work done is dW, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ जो इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करने से, ठीक है, उसको हम लोग जब थीटा एंगल पर रोटेट कराते हैं, तो रोटेट कराने पर जो टोटल वर्क है वो टोटल वर्क क्या होगा, आपको W होगा। और हम लोग चूंकि W को सडनली टोटली फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को पहले उसको स्मॉल एंगल पे पर रोटेट करना पड़ेगा। तो स्मॉल एंगल डी थीटा पर रोटेट करने से जो स्मॉल वर्क हो कितना होगा, W होगा, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले आप लोग dW का फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, टाउ डी थीटा, तो हम लोग भी यहाँ उसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए dW यहाँ आएगा ही, और इससे पहले आप लोग टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा नाम का फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू क्या होगा, पी ई साइन थीटा होगा, और ये डी थीटा आएगा जी। अब dW यहाँ आएगा ही, ठीक है। तो ये हम लोग को निकला कि जब स्मॉल एंगल पर रोटेट करेंगे तो कितना वर्क डन होगा। अब टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम लोग को इसी स्मॉल वर्क को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हम लोग को dW को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है।
अब उठता है क्वेश्चन कि डी डब्ल्यू को हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें। तो जहाँ से जहाँ हम लोग डायपोल को रोटेट कराएंगे उस एंगल से फाइनल एंगल तक हम लोग को उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो जी, डायपोल पहले क्या था आपको, इस टाइप से वो यूनिफॉर्म कंडीशन में था, ठीक है, यूनिफॉर्म कंडीशन में था। तो यूनिफॉर्म या इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करता है, 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। इसलिए हम लोग भी यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल यूज करते हैं। अब इसके बाद देखो जी, हम लोग जब डायपोल को रोटेट कराए तो रोटेट कराने के बाद वो कितना एंगल फॉर्म करता है, थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ पर आपको थीटा एंगल आ गया जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर W आएगा ही। अब उसके बाद डी डब्ल्यू का हम लोग फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं या फाइंड कर चुके हैं, PE साइन थीटा डी थीटा। तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला है PE साइन थीटा और डी थीटा। अब W यहाँ पे आएगा। अब देखो जी, इंटीग्रेशन का रूल कहता है जिसमें D लगा होता है वो होता है वेरिएबल, और वेरिएबल जो है वो इस सिंबल के अंदर रहता है, बाद बाकी टर्म कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ D किस में लगा, थीटा में। तो D लगा थीटा में, इट मीन्स यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा, वेरिएबल होगा तो वो अंदर रहेगा, और PE यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ PE यहाँ से क्या हो गया, तो बाहर निकल गया जी। तो PE यहाँ वहाँ से आउट हो गया, तो बचा आपको साइन थीटा डी थीटा। अब देखो W यहाँ आएगा ही, उसके बाद यहाँ PE आएगा, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आएगा आपको माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर 0 डिग्री यहाँ पर थीटा आएगा। अब W यहाँ आएगा ही, PE यहाँ पे आएगा। और देखो जी, यहाँ जो माइनस कॉस थीटा है तो हम लोग इस माइनस को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो माइनस यहाँ से बाहर चले गया। अब यहाँ बचा आपको कॉस थीटा, 0 डिग्री से थीटा, 0 डिग्री से थीटा। अब यहाँ पर PE आएगा, माइनस PE हो गया। अब देखो जी, थीटा के प्लेस पर एक बार अपर लिमिट आएगा थीटा, ठीक है, फिर माइनस देकर क्या होता, थीटा के प्लेस पर क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर W आएगा, यहाँ पर माइनस PE आएगा, ठीक है, माइनस PE आ गया। और कॉस थीटा यहाँ पर सेम बाय सेम होगा। और बताओ जी, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। और W इक्वल टू, अब हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ PE आएगा। और जैसे ही माइनस से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वो बन जाएगा आपको नेगेटिव, ठीक है। तो सीधा समझिए कि हम लोग जो यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल को इक्विलिब्रियम कंडीशन से रोटेट कराए, तो रोटेट कराने में हम लोग को क्या हुआ, तो W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा वर्क करना पड़ता है। तो अब इसी में आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अलग अलग एंगल के लिए इसका अलग अलग वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे इसको हम लोग इक्वेशन A लेट कर लेते हैं जी। अब इसमें केस 1 क्या करेंगे, केस 1 व्हेन डायपोल इज रोटेट फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। और जब डायपोल को 0 से 90 डिग्री मूव कराएंगे तो यहाँ पर थीटा कहने का मीनिंग हो आपको 90 डिग्री, और उस टाइम जो आपको वर्क निकलेगा वो PE होगा 1 माइनस कॉस 90 डिग्री होगा जी, ठीक है। तो यहाँ W इक्वल टू PE। अब बताओ कॉस 90 कितना होता है जी, तो कॉस 90 आपको 0 होता है, तो आपको यहाँ 0 चले आएगा जी। तो देयरफॉर W इक्वल टू क्या होगा, आपको ये PE निकल जाएगा जी। तो ये आपको क्या हुआ, तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री वाले कंडीशन में वर्क का वैल्यू हुआ। और आप इसी टाइप से आप 0 टू नेगेटिव फाइंड कर सकते हैं, 0 टू 360 फाइंड कर सकते हैं। उसके अपोजिट मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लोग 0 डिग्री टू 90 डिग्री फाइंड कर सकते हैं, 0 डिग्री टू 180 डिग्री फाइंड कर सकते हैं, 0 डिग्री टू 360। अब इस इक्वेशन में आप लोग यहाँ 0 टू 90, 0 टू 180 या 0 टू 360 का डिफरेंट एंगल पुट करके आप W का वैल्यू, इट मीन्स वर्क का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ऑलवेज क्या हो, आपको डायपोल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, ठीक है। वो हो सकता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं भी रहे,
तो उस टाइम हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि उसका थीटा 1 क्या है, थीटा 2 क्या है, और थीटा 1 और 2 का वैल्यू आपको डिफरेंट भी दे सकता है। तो अब हम लोग ये फाइंड करने वाले हैं कि यदि डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री तक रोटेट कराए तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है और उस इलेक्ट्रिक डायपोल का इनिशियल एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ था वो थीटा 1 था, और उसको रोटेट कराकर हम लोग क्या कि थीटा 2 एंगल पे ले गए। तो डायपोल को जो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक उसको रोटेट कराए तो इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ा, अब हम लोग इसी वर्क के इक्वेशन को देखने वाले हैं। तो मान लो आपको यहाँ पर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन हो गया जी, ठीक है। तो ये आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है और यहाँ आपको ए बी नाम का इलेक्ट्रिक डायपोल गिवन था। इस पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। और ये डायपोल जो है इनिशियल टाइम में थीटा 1 एंगल फॉर्म कर रहा था, ठीक है। अब देखते हैं कि इसी डायपोल को रोटेट करा दिए तो रोटेट कराने पर इस टाइप का एंगल फॉर्म करेगा। तो ए चले जाएगा ए डैश पर, बी जाएगा बी डैश पर, और इस टाइम ये क्या कर रहा था, थीटा 2 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब देखो जी, यहाँ जो आपको ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई दिया है, तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई में एक इलेक्ट्रिक डायपोल जो ए बी था वो पहले कितना एंगल फॉर्म किया, थीटा 1 एंगल फॉर्म किया। अब उसको रोटेट करा के हम लोग थीटा 2 एंगल पे ले गए। तो थीटा 1 से जो 2 पे ले गए तो इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ा, हम लोग को इसी वर्क को फाइंड करना है। तो प्रीवियस थ्योरम के तरह यहाँ भी हम लोग पहले इस फॉर्मूला के लिए कुछ इंट्रोडक्शन लिखते हैं और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो यहाँ हम लोग इसी फिगर के इंट्रोडक्शन को लिखे हैं और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग बस इतना ही लिखे हैं कि ए बी नाम का एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई में प्लेस किया हुआ है और इनिशियल टाइम में ये थीटा 1 एंगल फॉर्म किया था और उसको हम लोग क्या कि रोटेट किए, तो रोटेट करने पर वो फाइनली थीटा 2 एंगल फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हम लोग को जो वर्क करना पड़ा वो वर्क कितना है, आपको W है। और हम लोग W को 1 टाइम में फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, उसका स्मॉल वर्क फाइंड करते हैं। अब स्मॉल वर्क कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग डायपोल को पहले स्मॉल एंगल डी थीटा के लिए मूव कराएंगे। तो डी थीटा मूव कराने में जो वर्क डन है वो क्या होगा, आपको DW होगा। तो यहाँ पर आपको DW इक्वल टू फॉर्मूला होता है DW इक्वल टू टाउ डी थीटा। और ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे और DW यहाँ आ गया। और टाउ का फॉर्मूला आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, PE साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये होता है टाउ। तो टाउ का फॉर्मूला आप इलेक्ट्रोस्टेट के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे कि टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग भी यहाँ पर PE साइन थीटा इनटू लिखते हैं डी थीटा। तो ये आपको निकला स्मॉल वर्क डन। अब यदि हम लोग को टोटल वर्क डन फाइंड करना है, देयरफॉर टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब उठता है क्वेश्चन, स्मॉल वर्क को हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो डायपोल को हम लोग जिस एंगल से जिस एंगल तक मूव कराएंगे, मतलब डायपोल को जहाँ से जहाँ तक मूव कराएंगे उसके एंगल से उसके स्टार्टिंग वाले एंगल से फाइनल वाले एंगल तक हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो डायपोल को हम लोग थीटा 1 से 2 मूव करा रहे हैं, थीटा 1 से 2, इसलिए हम लोग इसको थीटा 1 से क्या करेंगे, 2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो देयरफॉर W इक्वल टू क्या होगा, यहाँ DW है तो DW का वैल्यू कितना है, PE साइन थीटा डी थीटा। तो इसका PE साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 थीटा 2। अब यहाँ पर D लगा थीटा में, इसलिए हम लोग को साइन थीटा को अंदर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे इंटीग्रेशन में जिस टर्म में D लगता है वो होता वेरिएबल और हम लोग को वेरिएबल को अंदर छोड़ना होता, बाद में कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर PE हो गया कांस्टेंट टर्म, वो बाहर जाएगा, साइन थीटा डी थीटा अंदर आएगा, थीटा 1 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करना है जी। अब देखिए, तो W तो यहाँ आएगा ही, W यहाँ आएगा ही, वहाँ पर PE आएगा। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो होता है आपको माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब W यहाँ आएगा, यहाँ पर PE आएगा,
यहाँ पर आपको PE आ गया। अब थोड़ा ये माइनस क्या कहता है, हम आपके हैं कौन, तो कहाँ चले गया, बाहर चले गया जी। तो माइनस कहाँ चले गया, बाहर चले गया। बचा आपके कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब ये W यहाँ आएगा, फिर माइनस PE यहाँ आएगा। अब इस थीटा के प्लेस पर क्या होता है, अपर लिमिट थीटा 2 आएगा, तो कॉस थीटा 2। अब फिर माइनस देकर क्या होता है, इस थीटा के प्लेस पर लोअर लिमिट थीटा 1 आएगा, तो थीटा 1। अब यहाँ पर W आएगा ही। अब देखो जिस माइनस को हम लोग इस ब्रैकेट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं जो निगेटिव का टर्म वो क्या बन जाएगा, तो पॉजिटिव, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये आपको निकला कि डायपोल को थीटा 1 डिग्री एंगल से थीटा 2 डिग्री एंगल तक मूव कराने में जो वर्क करना पड़ा, उसी वर्क का ये इक्वेशन हुआ। अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि इनिशियल टाइम या इससे पहले हम लोग डायपोल को इक्विलिब्रियम कंडीशन से थीटा तक मूव कराए थे, ठीक है, और यहाँ थीटा 1 से 2 तक मूव कराए हैं। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि डायरेक्ट हम लोग थीटा 1 से 2 तक डायपोल को मूव कराते और उसका इनिशियल एंगल हम लोग 0 डिग्री यूज़ कर लेते। तो 0 डिग्री यूज़ करते तो भी आपको पहले ऐसा कंडीशन आता। तो बिल्कुल आप ये कर सकते हो लोग, बट मैक्सिमम बुक में क्या है, तो आपको इनिशियल टाइम में डायपोल को इक्विलिब्रियम कंडीशन से थीटा तक मूव कराया है, ठीक है। इसलिए हम लोग उस इक्वेशन को भी कर लिए, और किसी किसी बुक में आपको ये भी दिया इसलिए हम इसको भी कर लिए, ताकि आपको दोनों में से किसी इक्वेशन को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। और आपको एग्ज़ाम में जब इस पर क्वेश्चन आएगा तो आपका मर्जी है कि आपको क्या करना है। आप डायरेक्ट, यदि आपको डायरेक्ट ये कहा जाए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम लोग डायपोल को थीटा एंगल तक मूव कराए, तो आप इससे पहले वाला इक्वेशन भी कर सकते हो, ठीक है। या इसी प्रोसेस से इसको यहाँ तक फाइंड कर लो, फाइंड करके इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए थीटा 1 0 डिग्री कर दो, और थीटा 2 का जो वैल्यू देगा आप उस वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो दोनों इक्वेशन के लिए आप सीधा ये समझ सकते हो कि यदि आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि डायपोल को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 से 180, 0 से 360 इस टाइप से मूव कराए, या उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से 90, 180, 360 या अदर एंगल पर मूव कराए, तो उस टाइम फर्स्ट वाले इक्वेशन और सेकेंड वाले दोनों का यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन या प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो। लेकिन यदि आपको क्लियरली ये कह दिया जाए कि डायपोल को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन से मूव नहीं कराए हैं, 90 से मूव कराए या 180 से या अदर किसी एंगल से मूव कराए, तो उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाले कंडीशन का ही यूज़ करना है, फर्स्ट वाले का यूज़ नहीं करना है। अब हम लोग इस इक्वेशन पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में जो है क्लियर बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसके ईच पोल पर क्या है, तो 1 माइक्रोकूलम के चार्ज का मैग्नीट्यूड। इट मीन्स यहाँ आपको Q इक्वल टू दिया है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और जो डायपोल का लेंथ दिया आपको है ना, लेंथ ऑफ डायपोल, तो लेंथ ऑफ डायपोल आपको दिया 2 cm। तो लेंथ ऑफ डायपोल कहने का मीनिंग 2L, तो 2L का वैल्यू दिया है 2 cm। तो फर्स्ट में क्या दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 पोल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के जो 1 पोल का चार्ज है वो आपको 1 माइक्रोकूलम दिया। इट मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया। डायपोल का लेंथ आपको 2 cm दिया है, तो डायपोल के लेंथ का कहने का मीनिंग होता है 2L। तो 2L का वैल्यू आपको 2 cm दिया हुआ है, और वो डायपोल जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया वेक्टर E इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना है कि देन फाइंड द वर्क डन टू रोटेट डायपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू 180 डिग्री। तो हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में थीटा 1 दिया हुआ है 0 डिग्री और थीटा 2 दिया है 180 डिग्री, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया, इक्विलिब्रियम टू 90 डिग्री। इट मीन्स थीटा 1 हो गया आपको 0 डिग्री और 2 हो गया आपको 90 डिग्री। थर्ड कंडीशन में क्या दिया, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री टू क्या होगा 180 डिग्री होगा जी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इसको 180 डिग्री कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग जब फर्स्ट वाले
अब देखिए हम लोग वर्क कैसे फाइंड करेंगे। तो वर्क के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था सेकेंड वाला, कि सेकेंड वाले फॉर्मूला का आप सभी जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप का फॉर्मूला क्या था, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 था जी। तो पी ई, अब पी कहने का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, उसका फॉर्मूला होता 2QL, यहाँ पर ये ई आ गया। और कॉस थीटा 1, तो थीटा 1 आपको 0 डिग्री है और 2 हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ पर 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं जी, कॉस 180 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ 2L, तो 2L का वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है 2cm, तो 2cm को हम लोग 2 × 10⁻⁻2 मीटर कह सकते हैं जी। तो 2L का वैल्यू आपको दिया है इतना, तो 2L का वैल्यू 2 × 10⁻2 दिया हुआ है जी। Q, तो Q का वैल्यू क्वेश्चन में है 1 × 10⁻6, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10⁻6 भी कर सकते हैं जी, तो -6 भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10⁵, तो 2 × 10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, cos 180 क्या, देखो तो cos 0 क्या होता है 1, और cos 180 होता है -1, ठीक है। तो देखो जी यहाँ पर ये 2 और 2 क्या कहता है, हम साथ साथ हैं, तो 2 2 जा 4 हो गया जी। यहाँ का पावर मतलब यहाँ का बेस हो गया 10, यहाँ का बेस हो गया 10, और यहाँ का बेस हो गया 10। और जब बेस सेम हो तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो -2 -6 -8 होगा, -8 + 5, तो ये क्या होगा आपको -3 होगा जी। और यहाँ पर ये क्या होगा 1, तो यहाँ आएगा ही -1 आ गया जी। तो W = क्या आ गया, तो 4, ये 2 आएगा, तो 4 2 8, 8 × 10⁻³ जूल। तो ये आपको निकला वर्क डन। क्लियर, कि हम लोग जो डायपोल को क्या करेंगे, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मूव कराएंगे। तो 180 डिग्री तक मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ा, हम लोग को ये वर्क का इक्वेशन आ गया, ठीक है। मतलब फर्स्ट पार्ट आ चुका है। सेकेंड में है 0 to 90, हम लोग वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला सेम रखना है। सेकेंड वाले में क्या करना, बस नंबर चेंज करना है, फॉर्मूला को सेम रखना है। तो W यहाँ आएगा, फिर यहाँ P का फॉर्मूला होगा 2QL, और यहाँ पे E आएगा cos 1, तो cos थीटा 1 का वैल्यू है 0, तो हम लोग यहाँ पर cos 0 डिग्री लेंगे। यहाँ पर cos 2 मतलब है 90 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर cos 90 डिग्री लेंगे जी। अब देखिए यहाँ W आएगा 2 और Q, तो 2 और L, तो 2L का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10⁻², तो हम लोग यहाँ पर लेंगे 2 × 10⁻², ठीक है। और 2L का वैल्यू ये आ चुका है Q, तो 2L का वैल्यू ये आ चुका है, बचा आपको Q, तो Q का वैल्यू है 1 × 10⁻6, तो 1 × 10⁻6। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका वैल्यू है 2 × 10⁵, तो यहाँ है 2 × 10⁵, 2 × 10⁵। cos 0 का मीनिंग होता है 1, और cos 90 का मीनिंग होता है 0। तो यहाँ पर देखो ये 2 और 2, 2 2 जा 4 होगा जी, क्योंकि दोनों क्या कहता है, हम साथ साथ हैं, तो 2 2 जा 4, यहाँ भी बेस 10, यहाँ भी बेस 10, और यहाँ भी बेस 10। तो जब तीनों का बेस 10 है, इट मीन सेम है, तो हम लोग उसके पावर को ऐड कर लेंगे। -2 -6 -8 + 5 क्या होगा -3, और यहाँ 1 -0 1 आएगा, और W = यहाँ 4 × 1 4 × 10⁻³ जूल। तो ये आपको निकला सेकेंड वाली कंडीशन के लिए वर्क डन। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, हम थर्ड वाले कंडीशन के लिए भी वर्क डन का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ भी आपको कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना है। थीटा 1 2 गिवन है, तो यहाँ भी आपको कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना है। थीटा 1 और 2 गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा 1 का वैल्यू बस यहाँ 90 कर लेते हैं जी, और 2 का वैल्यू क्या कर लेते हैं 180 कर लेते हैं जी, 180 डिग्री। बाद बाकी टर्म सेम रहेगा। 2L, तो 2L का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10⁻², तो 2 × 10⁻²।
Q का वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻6, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻6 भी कर सकते हैं जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ये आपको गिवन है 2 इंटू 10⁵, तो 2 इंटू 10⁵ आ गया जी। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। cos 180 क्या होता है, -1 होता है जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये 2 2 जा 4 आ चुका है, 4, और इसका बेस और इसका बेस सेम हुआ, और जब बेस सेम है तो इसका पावर को ऐड करेंगे, -2 -6 -8 + 5 3 आएगा जी, सॉरी -3 आएगा जी। और वहाँ पर वो -1 प्लस आ, और यहाँ पर यह +1 हो जाएगा जी। तो W = 4 × 1 4 इतना जूल आएगा जी। ठीक है, तो ये आपको तीनों कंडीशन का बारी बारी से वर्क निकल चुका है। तो इसी टाइप से आप लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।